BA एंड BSc पार्टिसिपेंट ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा है जनसंख्या और जनसंख्या के अंतर्गत अपन आज अध्ययन करेंगे आयुवर्ग। यानी आयु वर्ग में जनसंख्या को विभिन्न आयु वर्गों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। विभिन्न आयु वर्ग से मतलब होता है जिसे अपन ने कहा बाल वर्ग, युवा वर्ग और वर्ग वर्ग। आयु वर्ग का अध्ययन क्यों किया जाता है? तो आयु वर्ग का अध्ययन एक तो अपन कार्यशील जनसंख्या हेतु करते हैं, यानी कौन सी जनसंख्या कार्य करती है और कौन सी जनसंख्या कार्य नहीं करती है। इस आधार पर जनसंख्या को तीन भागों में बांटा जाता है। पहला होगा बाल वर्ग, दूसरा युवा वर्ग और तीसरा आ जाता है वर्ग वर्ग। बाल वर्ग, युवा वर्ग और वर्ग वर्ग तीन भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। बाल वर्ग का अध्ययन करें तो बाल वर्ग में अपन आयु लेते हैं 0 से लेकर 14 वर्ष को लिया जाता है। युवा वर्ग में 14 से अधिक यानी 15 से लेकर 64 आयु वर्ग को लिया जाता है और वर्ग वर्ग में 65 से लेकर 32 पर्यंत तक लिया जाता है। तीन वर्गों में बांटकर अध्ययन किया जाता है आयु वर्ग के आधार पर जनसंख्या को। बाल वर्ग, युवा वर्ग और वर्ग वर्ग। बाल वर्ग में 0 से लेकर 14 आयु वर्ष को लिया जाता है। युवा वर्ग में 15 से लेकर 64 वर्ष की आयु को लिया जाता है और वर्ग वर्ग में लेते हैं 65 से लेकर मृत्यु पर्यंत तक लिया जाता है। अब दो वर्ग ऐसे आते हैं, कौन कौन से? एक बाल वर्ग हो गया और दूसरा कौन सा हो गया? वर्ग वर्ग। इन दोनों को क्या कहा जाता है? अकार्यशील जनसंख्या कहा जाता है। अकार्यशील जनसंख्या क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये लोग कार्य नहीं करते। बाल वर्ग यानी 0 से लेकर 14 आयु वर्ष को लिया जाए तो भी ये लोग कार्य नहीं करते और वर्ग वर्ग को लिया जाए तो 65 से लेकर मृत्यु पर्यंत को लेते हैं, अर्थात ये लोग भी कार्य नहीं करते। अतः इन दोनों वर्ग को अकार्यशील जनसंख्या में लिया जाता है, ये लोग कार्य नहीं करते। दूसरी बात आती है युवा वर्ग। युवा वर्ग को क्या कहा जाता है? कार्यशील जनसंख्या कहा जाता है। क्योंकि ये लोग कार्य करते हैं और ये दोनों के दोनों कौन से? बाल वर्ग और वर्ग वर्ग, ये दोनों के दोनों किस पे आश्रित होते हैं? युवा वर्ग पे आश्रित होते हैं। अतः इनको क्या कहा जाता है? आश्रित जनसंख्या भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आश्रित जनसंख्या भी कहा जाता है क्योंकि ये लोग किस पे आश्रित होते हैं? युवा वर्ग पे आश्रित होते हैं। युवा, जिस देश में युवा वर्ग की संख्या अधिक पाई जाती है वो देश हमेशा विकसित होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आर्थिक क्रियाकलाप अधिक होते हैं और आर्थिक क्रियाकलाप अधिक होने के कारण से यहाँ के लोगों की प्रति व्यक्ति आय उच्च होती है और जब लोगों की प्रति व्यक्ति आय उच्च होती है तो इनकी राष्ट्रीय आय भी क्या होती है? उच्च होती है। अतः 15 से लेकर 64 वर्ष की जो आयु के लोग होते हैं वो सभी प्रकार के लोगों का भरण पोषण करते हैं। जिस देश में बाल वर्ग की संख्या अधिक पाई जाती है और वर्ग वर्ग की संख्या अधिक पाई जाती है वो देश या तो पिछड़े हुए होते हैं या कम विकसित होते हैं। कम विकसित क्यों होते हैं? क्योंकि वहां की सरकार को स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं पर अत्यधिक पैसा खर्च करना पड़ता है। वहां की जो गवर्नमेंट है उसका अधिकांश पैसा वर्ग वर्ग की स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं पर चला जाता है और इनके भरण पोषण पर, इनकी शिक्षा पर चला जाता है।
बाल वर्ग के तो भरण पोषण पे जाएगा, शिक्षा पे जाएगा, और वर्ण वर्ग के स्वास्थ्य पर चला जाता है। अतः उस देश का विकास क्या होता है, कम होता है। विश्व का अध्ययन करें तो संपूर्ण विश्व की 6.8% जनसंख्या वो किसके अंतर्गत आती है, वर्ण वर्ग के अंतर्गत आती है। बाकी 35.2% जनसंख्या ये किसके अंतर्गत आती है, युवा वर्ग के अंतर्गत आती है। और शेष जो जनसंख्या है वो किसके अंतर्गत आती है, बाल वर्ग के अंतर्गत आती है। जिन देशों में जन्म दर उच्च पाई जाती है वहां पे बाल वर्ग की संख्या अधिक होती है। जिन देशों में जन्म दर की प्रवृत्ति या जनसंख्या वृद्धि दर अधिक पाई जाती है वहां पे बाल वर्ग की जनसंख्या अधिक पाई जाती है। उनका पिरामिड इस प्रकार से होता है, त्रिभुजाकार। बाल वर्ग अधिक होगा, युवा वर्ग कम होगा, और वर्ण वर्ग और भी कम होगा। ऐसे जैसे यूरोप का अध्ययन करें 14.6% जनसंख्या, उत्तरी अमेरिका में 12.5, एशिया में 5.8 और अफ्रीका में 3.2। ये जनसंख्या किसके अंतर्गत आती है, वर्ण वर्ग के अंतर्गत आती है। जो देश विकसित होगा वहां पे वर्गों की संख्या अधिक पाई जाती है क्योंकि इनका विकास अधिक होता है। वहां के लोग ये कहते हैं, अपने तो ये कहते हैं 65 से लेके मृत्यु पर्यंत काम करना छोड़ दिया, मरने की स्थिति में आ गए। लेकिन वो लोग ये कहते हैं हमारे को 65 साल का बूढ़ा व्यक्ति भी कमाता है, क्योंकि उन लोगों की जीवन प्रत्याशा उच्च पाई जाती है। असंतुलित अगर आयु वर्ग पाया जाता है तो देश के आर्थिक विकास में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगर किसी देश में आयु वर्ग के संतुलन की स्थिति नहीं पाई जाती है तो वहां के आर्थिक विकास पर क्या पड़ता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या। ग्रामीण तथा नगरीय जनसंख्या या संगठन। ग्रामीण जनसंख्या तो किसे कहा जाता है, नगरीय जनसंख्या किसे कहा जाता है। तो ग्रामीण जनसंख्या किसे कहेंगे, गांव में निवास करने वाली वह जनसंख्या जो कि कौन सा कार्य करती है, प्राथमिक श्रेणी का कार्य करती है। गांव में निवास करने वाली वह जनसंख्या जो कि प्राथमिक श्रेणी का कार्य करती है क्या कहलाती है, ग्रामीण जनसंख्या कहलाती है। प्राथमिक श्रेणी के कार्य की बात करें तो ये वाले लोग कौन सा व्यवसाय करते हैं, ये लोग आजीविका करते हैं, संग्रहण, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन और वानिकी जैसे कार्य करते हैं। गांव में निवास करने वाली वह जनसंख्या जो कि प्राथमिक श्रेणी का कार्य करती है, प्राथमिक श्रेणी अर्थात आखेट करेगी, संग्रहण करेगी, कृषि करेगी, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन और वानिकी, ये वाला कार्य करती है। तो क्षेत्रों को क्या कहा जाता है, ग्रामीण क्षेत्र कहा जाता है। जो देश कृषि प्रधान होते हैं वहां पर ग्रामीण जनसंख्या अधिक पाई जाती है, और जहां पर उद्योगों का विकास अधिक हुआ है वहां की अधिकांश जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों में निवास करती है। कृषि प्रधान देशों की अधिकांश जनसंख्या गांव में निवास करती है, जबकि औद्योगिक जो राष्ट्र हैं उनकी अधिकांश जनसंख्या कहां निवास करती है, नगरीय क्षेत्रों में निवास करती है। अब जैसे एशिया महाद्वीप का अध्ययन करें
तो जापान को छोड़कर अधिकांश जनसंख्या गांव में निवास करती है, जिससे भारत की 28% जनसंख्या नगरों में निवास करती है और बाकी 65% जनसंख्या कहां पर निवास कर रही है? गांव में निवास कर रही है। तो भारत की 65% जनसंख्या कहां पर निवास कर रही है? गांव में निवास कर रही है, क्योंकि किसके अंतर्गत आते हैं? कृषि प्रधान देशों के अंतर्गत आते हैं। दूसरी बात आती है नगर के संदर्भ। नगरों में निवास करने वाली वह जनसंख्या जो कि द्वितीय तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के व्यवसाय में लगी होती है। नगरों में निवास करने वाली वह जनसंख्या जो कि द्वितीय तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के व्यवसाय में लगी होती है, अर्थात कौन सा कार्य करती है? गैर कृषि कार्य करती है। कौन सा? गैर कृषि कार्य। ये वाली जनसंख्या किसमें आती है? नगरीय जनसंख्या में आती है। तो नगरों में निवास करने वाली वह जनसंख्या जो कि द्वितीय तृतीय और चतुर्थ श्रेणी अर्थात गैर कृषि कार्य करती है, क्या कहलाती है? नगरीय जनसंख्या कहलाती है। दूसरी बात, नगर की परिभाषा का अध्ययन करें तो भारतीय जनगणना 2001 के अनुसार नगर के होते यहां पर पहली बात आती है नगर पालिका होगी, नगर निगम होगा, सैनिक छावनी बोर्ड होगा, या अधिसूचित नगर होगा। भारतीय जनगणना 2001 के अनुसार नगर वो होते हैं जहां पर नगर पालिका होगी, नगर निगम होगा, सैनिक छावनी बोर्ड होगा, या फिर अधिसूचित नगर। किसी देश की राजधानी या किसी राज्य की राजधानी होती है तो उसे क्या कहा जाता है? नगर कहा जाता है। दूसरी बात आती है निम्न तीनों शर्तें एक साथ पूरी करता हूं। कौन कौन सी? 5000 की जनसंख्या हो, 400 का जनसंख्या घनत्व हो, और तीसरा आ जाता है 75% जनसंख्या गैर कृषि कार्य में लगी। किसमें लगी हो? गैर कृषि कार्य। तो भारतीय जनगणना 2001 के अनुसार नगर वे होते हैं जहां पर नगर पालिका पाई जाती है, नगर निगम होता है, सैनिक छावनी बोर्ड होता है, या अधिसूचित नगर होता है। जब निम्नलिखित की तीनों शर्तें एक साथ पूरी करता हूं। तीन शर्त कौन सी है? 5000 की जनसंख्या हो, 400 से अधिक का जनसंख्या घनत्व हो, और 75% जनसंख्या अगर गैर कृषि कार्य में लगी हो तो भी इसको क्या कहा जाता है? नगरीय कहा जाता है। अधिकांश जितने भी विकसित देश हैं या औद्योगिक राष्ट्र हैं या जहां पर तकनीकी ज्ञान अधिक पाया जाता है, वहां की अधिकांश जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों में निवास करती है। क्यों? क्योंकि वहां पर महिलाओं के लिए भी कार्य की नगरीय क्षेत्रों में भागीदारी होती है। वहां पर अधिकांश व्यापारिक अनुत्पादक कृषि की जाती है, वाणिज्य कृषि की जाती है, और जहां पर वाणिज्य कृषि की जाती है वहां पर अधिकांश कृषि कार्य किसके द्वारा किया जाता है? मशीनों के द्वारा किया जाता है।
अतः उन क्षेत्रों का अध्ययन करें तो वहां की अधिकांश जनसंख्या कहाँ निवास करती है? नगरों में निवास करती है। अब इसके बाद में आता है अपना तीसरा टॉपिक। तीसरा टॉपिक है अपना साक्षरता। यानी साक्षरता किसे कहा जाता है? तो साक्षरता अपन कहेंगे 7 वर्ष या 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक आयु का वह बालक बालिका जो किसी भी भाषा में या अपनी भाषा में पढ़ना लिखना जानता हो तथा जिसे अंकगणितीय ज्ञान क्या कहलाता है? साक्षर कहलाता है। यानी साक्षरता किसे कहेंगे? 60 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक आयु का वह बालक जो किसी भी भाषा में या अपनी भाषा में पढ़ना लिखना जानता हो तथा जिसे अंकगणितीय ज्ञान हो क्या कहलाता है? साक्षर कहलाता है। और साक्षर के अनुपात में क्या कहा जाता है? साक्षरता कहा जाता है। 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक आयु का वह बालक या बालिका जो किसी भी भाषा में या अपनी भाषा में पढ़ना लिखना जानता हो तथा जिसे अंकगणितीय ज्ञान होता है, रुपए पैसे के बारे में भी जानता है तथा आपसी समझ होती है, उसे क्या कहा जाता है? साक्षर कहा जाता है। और इसे क्या कहा जाता है? इसके अनुपात को क्या कहा जाता है? साक्षरता कहा जाता है। किसी भी देश के अगर आर्थिक विकास का अध्ययन करना हो या फिर सामाजिक विकास का अध्ययन करना हो तो साक्षरता का अध्ययन जरूर किया जाता है। किसी भी देश के अगर अपन आर्थिक विकास का अध्ययन करते हैं या सामाजिक विकास का अध्ययन किया जाता है तो उसके लिए सबसे पहले किसका अध्ययन किया जाता है? साक्षरता का अध्ययन किया जाता है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति अगर साक्षर होगा या जिस देश में साक्षरता का अनुपात उच्च पाया जाता है उस देश का आर्थिक विकास भी क्या होगा? जिस देश की साक्षरता दर उच्च पाई जाती है उस देश का हमेशा आर्थिक विकास भी क्या होता है? उच्च होता है। और जिस देश में साक्षरता दर निम्न पाई जाती है उसका आर्थिक विकास और सामाजिक विकास, समाज का अपन अध्ययन करते हैं। अगर व्यक्ति पढ़ा लिखा है तो समाज में उसकी भूमिका अलग ही होती है। सब लोग उसे अलग ही दृष्टि से देखते हैं क्योंकि वो पढ़ा लिखा है। और निरक्षर है तो उसमें यानी विकल्प भी समाप्त हो जाते हैं। तो व्यक्ति के गुणात्मक पहलुओं का अध्ययन है। साक्षरता में किसका अध्ययन किया जाता है? व्यक्ति के गुणात्मक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। अर्थात साक्षरता के द्वारा उसमें गुण व्याप्त होते हैं। तीसरी बात आती है मानव विकास सूचकांक, यानी जिसको क्या कहा जाता है? HBL। इसके
लिए भी किसका अध्ययन किया जाता है? साक्षरता का अध्ययन किया जाता है। मानव विकास सूचकांक HDI मान, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये ज्ञात करने हेतु भी अध्ययन किसका किया जाता है? साक्षरता। क्योंकि मानव विकास ज्ञात करने के 3 पहलू होते हैं। एक प्रति व्यक्ति आय होती है, दूसरा साक्षरता होती है और तीसरा जीवन प्रत्याशा होती है। साक्षरता दर उच्च होगी, प्रति व्यक्ति आय भी उच्च होगी, और जब प्रति व्यक्ति आय उच्च होगी तो जीवन प्रत्याशा अपने आप ही क्या हो जाती है? उच्च हो जाती है। तो मानव विकास सूचकांक ज्ञात करने हेतु भी किसका अध्ययन किया जाता है? साक्षरता का अध्ययन किया जाता है। किसी भी देश के विकास की योजना का निर्माण करते हैं, विकास की हेतु अगर योजना का क्रियान्वयन किया जाता है तो भी किसका अध्ययन किया जाता है? साक्षरता का अध्ययन किया जाता है। क्योंकि देश की साक्षरता दर कितनी पाई जाती है, इस आधार पे साक्षरता का अध्ययन किया जाता है। इस आधार पे संपूर्ण विश्व को 3 भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। अगर संपूर्ण विश्व की साक्षरता दर का अध्ययन किया जाए तो 3 भागों में किया जाता है। सबसे पहला आता है उच्च साक्षरता वाले देश। कौन से आएंगे? उच्च साक्षरता वाले देश। दूसरा आता है औसत साक्षरता वाले देश। और तीसरा आ जाता है निम्न साक्षरता वाले देश। साक्षरता दर के आधार पर संपूर्ण विश्व को 3 भागों में बांटा जाता है। एक उच्च साक्षरता वाले देश, दूसरा औसत साक्षरता वाले देश और तीसरा निम्न साक्षरता वाले देश। उच्च साक्षरता दर में उन देशों को सम्मिलित किया जाता है जिनकी साक्षरता दर कितनी पाई जाती है? 90% से अधिक पाई जाती है। उच्च साक्षरता दर वाले देशों में उन देशों को सम्मिलित किया जाता है जिनकी साक्षरता दर कितनी पाई जाती है? 90% से अधिक। औसत साक्षरता में उनको सम्मिलित किया जाता है जिनकी साक्षरता दर 60 से लेके 90% होती है। और निम्न में उनको लिया जाता है जिनकी साक्षरता दर 60 से क्या होती है? कम होती है। तो 3 भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। उच्च साक्षरता दर वाले देश, अर्थात इसमें उन देशों को सम्मिलित किया जाता है जिनकी साक्षरता दर कितनी पाई जाती है? 90% से अधिक पाई जाती है। इसमें कौन कौन से आएंगे? यूरोपीय देश आ जाते हैं, अमेरिकी देश आ जाते हैं, कुछ ऑस्ट्रेलिया वाले देश भी आ जाते हैं जिनकी साक्षरता दर क्या पाई जाती है? उच्च पाई जाती है। न्यूजीलैंड भी आ जाएगा। एशिया का अध्ययन करें तो जापान आ जाएगा। जापान के साथ में सिंगापुर भी आ जाएगा और न्यूजीलैंड। यूरोपीय देश आ जाते हैं, अमेरिकी आ जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया, एशिया में जापान, सिंगापुर आ जाएगा और न्यूजीलैंड आ जाएगा। इनकी साक्षरता दर क्या पाई जाती है? उच्च पाई जाती है। औसत साक्षरता दर, इनमें उन देशों को सम्मिलित किया जाता है जिनकी साक्षरता दर कितनी होती है? 60 से लेके 90% होती है। अब इनमें कौन कौन से क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है? सारे एशिया के, जैसे भारत हुआ, श्रीलंका, चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, थाईलैंड वाला आ जाएगा, सऊदी अरब, ब्राजील, मध्य अमेरिका और दक्षिणी अफ्रीका के देश आ जाते हैं। और तीसरा आ जाता है निम्न साक्षरता वाले देश। इनमें किसको सम्मिलित किया जाता है? इनमें उन देशों को सम्मिलित किया जाता है जिनकी साक्षरता दर कितनी पाई जाती है? 60% से कम होती है।
अर्थात कौन से देश आएंगे इसमें? एक तो अफ्रीका वाले आएंगे और एशिया के मुस्लिम देश आएंगे, जहां पर मुस्लिम संप्रदाय के लोगों की संख्या अधिक पाई जाती है, उनको इसमें सम्मिलित किया जाता है। अब इसके बाद में आता है साक्षरता दर को प्रभावित करने वाली बात। यानी साक्षरता दर को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? सबसे पहला आ जाएगा निम्न जीवन स्तर, गरीबी, संसाधनों की कमी, रोजगार की कमी, और ग्रामीण क्षेत्र में सुविधाओं की कमी। यानी साक्षरता दर को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहले अपन देखते हैं निम्न जीवन स्तर। जिन देशों में लोगों का जीवन स्तर निम्न पाया जाता है, वहां की साक्षरता दर भी कम पाई जाती है, और जहां पे साक्षरता दर कम होती है, वहां पर लोगों का जीवन स्तर भी क्या होता है? निम्न होता है। अर्थात दोनों में संबंध पाया जाता है। साक्षरता दर निम्न होगी, जीवन स्तर भी निम्न हो जाएगा, और निम्न जीवन स्तर होगा, साक्षरता दर भी क्या होगी? निम्न। दूसरी बात आती है गरीबी यानी बीपीए, बिलो पॉवर्टी लाइन। गरीबी और साक्षरता दर में भी संबंध पाया जाता है। अगर कोई देश गरीब स्थिति की ओर अग्रसर है या गरीब है, वहां की अधिकांश जनसंख्या बीपीएल से नीचे जीवन यापन करती है, इसका मतलब उस देश में साक्षरता दर भी निम्न पाई जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पर लोगों को आजीविका ही, रोजगार की तलाश अधिक रहती है। अतः बाल वर्ग में भी वो लोग कार्य ही करते हैं, वो लोग क्या करते हैं? पढ़ते लिखते हैं। तो जहां पे गरीबी की स्थिति पाई जाती है, वहां पे साक्षरता दर भी क्या पाई जाती है? निम्न पाई जाती है। और जहां पर साक्षरता दर निम्न होगी, वहां पे गरीबी अपने आप ही हो जाती है। तीसरी बात आती है संसाधनों की कमी। कई क्षेत्र ऐसे पाए जाते हैं जहां पे मानव हेतु संसाधनों की कमी पाई जाती है। अर्थात शिक्षा की उचित तकनीकी नहीं होती है, विद्यालय कम पाए जाते हैं, हाई स्कूल नहीं पाए जाते हैं। तो इन संसाधनों की कमी के कारण से भी वहां पे साक्षरता दर क्या पाई जाती है? निम्न पाई जाती है। रोजगार की कमी। अब जिस क्षेत्र में लोगों को रोजगार उपलब्ध नहीं होता, तो वो लोग क्या करते हैं? अपने पैतृक व्यवसाय में लग जाते हैं। और जब व्यक्ति अपने शुरू से पैतृक व्यवसाय में लग जाता है, तो वहां पे साक्षरता दर निम्न पाई जाती है। रोजगार की तलाश में ये लोग क्या करते हैं? दूसरे क्षेत्रों में प्रवास कर जाते हैं। और जब ये लोग दूसरे क्षेत्रों में प्रवास कर जाते हैं, तो फिर ये साक्षरता से क्या हो जाती है? वंचित हो जाते हैं, शिक्षा से वंचित हो जाते हैं। अगला था ग्रामीण क्षेत्र में सुविधाओं की कमी। ग्रामीण क्षेत्रों का अध्ययन करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध हो जाती है, माध्यमिक शिक्षा उपलब्ध हो जाती है, लेकिन उच्च शिक्षा हेतु उनको नगरीय क्षेत्रों में जाना पड़ता है। और नगरीय क्षेत्रों का जीवन महंगा होता है।
शिक्षा भी महंगी होती है, अतः ग्रामीण क्षेत्र के लोग इस शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पाते और ये लोग इसमें लग जाते हैं, कार्य में लग जाते हैं, साक्षरता से क्या हो जाते हैं, वंचित हो जाते हैं। तो ये थी साक्षरता दर को प्रभावित करने वाले टॉपिक कंप्लीट। कल अपन अध्ययन करेंगे प्रवास के बारे में। धन्यवाद।